नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे एक रिजल्ट की। ये जिस कंपनी का हम आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं, ये कंपनी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हो सकती है। मेरा थोड़ा सा झुकाव हो सकता है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप अपना रीजनल डिसीजन लीजिएगा खुद से सोच समझकर, या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर। इंटरेस्ट इनकम यानी कि एक बैंक की अर्निंग है जो हम आपको दिखाने आए हैं, रिजल्ट दिखाने आए हैं, जहाँ पर प्रॉफिट 1/2 हो गया है। रिजल्ट क्या बहुत ज़्यादा बुरा है, वही हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ओवरऑल टोटल इनकम इनकी देखोगे तो 970 करोड़ के आसपास रहती है, इस बार 965 करोड़ रही। 970 करोड़ जस्ट पिछले क्वार्टर में, और 950 करोड़ थी पिछले साल के इस क्वार्टर में। तो रेवेन्यू जो है यानी कि टोटल इनकम जो है वो लगभग फ्लैट है, इवन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट पिछले साल के इस क्वार्टर से है। लेकिन जब आप खर्चे की बात करते हो तो वहां पर भी हमको इससे भी बड़ा फिगर दिखाई देता है स्टेबिलिटी का, क्योंकि यहाँ पर तो खर्च जो इनका खर्चा है लगभग फ्लैट ही है। चाहे आप यहाँ से कंपेयर करो 765 करोड़ और यहाँ पर 760 करोड़, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने खर्चे को हैंडल किया है। जिस तरीके से रेवेन्यू है उसी तरीके से इनका खर्चा है, कुछ खास यहाँ पर बदला है नहीं। अब हम चलते हैं सीधे प्रॉफिट पर, नेट प्रॉफिट। जी हाँ, 14 नंबर पॉइंट पे तो 33 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ। 77 करोड़ से आधे से भी कम हो गया। 80 करोड़ से आधे से भी कम हो गया। प्रॉफिट आधे से कम होने का मतलब क्या है? बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन हमने देखा कि रेवेन्यू इनका लगभग फ्लैट है, खर्चा इनका लगभग फ्लैट है, तो प्रॉफिट आधा क्यों हो गया ये हम डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि इनकी अर्निंग पर शेयर कितनी रही। 1 रुपये 9 पैसे की। अब 1 रुपये 9 पैसे की अर्निंग शेयर का मतलब क्या है? 4 रुपये इनकी कमाई है, 95 इनका प्राइस है। ठीक है, कितना? 96 रुपये प्राइस है। 95/4 कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 23 रुपये 75 पैसे का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 23.75। यानी कि इस कंपनी को आप 23 रुपये दोगे 1 रुपये कमाने के लिए, तो इवन आफ्टर दिस अर्निंग ये कंपनी मार्केट में अवेलेबल कई कंपनियों से आपको सस्ती मिल रही है। लेकिन क्या ये डिजर्व करती है ये सस्ता प्राइस? क्योंकि अगर आप देखो तो कोविड का लो इनका अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपये का है, और ये स्टॉक वहाँ से लगभग 50-55% का ही रिटर्न दिया है, जो कि कुछ खास अट्रैक्टिव है नहीं। क्योंकि मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे स्टॉक 2 गुना 3 गुना 4 गुना, बैंकिंग स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ 2-2 3-3 गुना हो गए हैं। तो इनको कुछ तो तकलीफ है, वही तकलीफ हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको ये बताएं कि जब इनका रेवेन्यू फ्लैट है, ठीक है, खर्चा फ्लैट है, तो प्रॉफिट आधा कैसे हो गया? हम एक चीज़ जानते हैं, बैंक में होती है प्रोविजनिंग, उसी के कारण हो गया। चलते हैं देखते हैं प्रोविजनिंग अदर देन टैक्स। 8 नंबर देखिए, 155 करोड़ की इन्होंने प्रोविजनिंग की है। 101 करोड़ के मुकाबले मोर देन 50 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर, और पिछले साल के इस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2x हो गई है प्रोविजनिंग। इसी कारण तो प्रॉफिट भी आधा हो गया। ये है खतरनाक सिचुएशन। इतनी भयंकर प्रोविजनिंग इनको करनी क्यों पड़ी वो आप समझ जाओगे, थोड़ी देर इंतजार करो। उससे पहले एक और डेटा देख लो, इनके ग्रॉस एनपीए का, इनके नेट एनपीए का। ठीक, परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं सी और डी पॉइंट। 4.80% हो गया ग्रॉस एनपीए, 4.09 से 2.44 से। देख रहे कितना भयंकर डेंट है। एनपीए डबल हो गया, यहाँ से डबल, और यहाँ के कंपेरिजन में भी एनपीए बढ़ा है। ये बहुत बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। ये पोर्टफोलियो का हिस्सा है मेरे, अदरवाइज मैं एक बार ये भी कह देता बहुत घटिया कंपनी है, बहुत घटिया रिजल्ट है। बाकी अपने सिलेक्शन को कौन बुरा कहता है? नहीं भाई, मजाक की बात कर रहा हूँ। फंडामेंटली इस कंपनी के साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं है जो हम आपको लग रहा है, लेकिन दिक्कत एनपीए की ही है। बैंक अपने ऑपरेशंस भी ढंग से करता है, थोड़ा सा कम एग्रेसिव बैंक है, तो आपको पता है कि ऐसे बैंक को बाजार में कुछ खास सम्मान मिलता नहीं। लेकिन ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, इनके पास एक इनहेरेंट वैल्यू होती है, बुक वैल्यू इनकी आप जाकर देखोगे आप खुश हो जाओगे। लेकिन दिक्कत हमारे लिए ये है कि जो रियलिटी में दिक्कतें आ रही हों रियल लाइफ, रियल ग्राउंड पर, कि लोग पैसा नहीं चुका रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमारा लोन एनपीए कर दीजिए, तो वो हमारे सामने साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए, डबल प्रोविजनिंग के बाद, डबल प्रोविजनिंग का मतलब आप अपने प्रॉफिट में से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या करते हो? पैसा निकालते हो। सॉरी, प्रॉफिट में से आप अपना पैसा निकालते हो। कहाँ पर? किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? कि आप प्रोविजनिंग कर दो, जो आपके एनपीए हो गए उनको हैंडल करने के लिए अपने प्रॉफिट में से ही निकालना पड़ता है। सोचिए, और उसको निकालने के बाद, डबल प्रोविजनिंग करने के बाद भी ग्रॉस एनपीए भयंकर तरीके से बढ़ा है, नेट एनपीए भयंकर तरीके से बढ़ा है। ये चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग दे रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी क्वांटिटी कम से कम थोड़े टाइम फ्रेम के लिए, थोड़े समय के लिए तो बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा इस स्टॉक में। लेकिन अगर आपको ये स्टॉक नीचे की वैल्यू पे मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 80-85 के आसपास, तो वो एक बढ़िया बाइंग लेवल होगा। करंट मार्केट प्राइस पे भी मैं इस स्टॉक को आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो बड़ी गिरावट आई है ना, ये जो गिरावट आई है, ये यही एज एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर एनपीए बढ़ेगा।
प्रोविजनिंग इनको ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रॉफिट कम होगा। तो ये गिरावट हो सकता है अब यहाँ पर थम जाए और यहाँ से रिवर्सल दिखा जाए। तो अगर आपको ट्रेड लेना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो देखकर ही आप ट्रेड लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट का ये लेवल तो कम से कम ऐसे रिजल्ट देखने के बाद हम आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं दे सकते हैं इस करंट मार्केट प्राइस पे। बाकी जो होगा आने वाले समय में हम देखेंगे। यहाँ पर प्रोविजनिंग को मैंने आपको समझा दिया, अपने प्रॉफिट में से एक पैसा निकाला जाता है एनपीएस को टैकल करने के लिए, और वो जो आप काम करते हो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को भयंकर तरीके से डेंट करता है। आप सिर्फ 33 करोड़ के प्रॉफिट पर आकर अटक जाते हो। ये खतरनाक सिचुएशन है। बैंक का प्रॉफिट आधा हो गया, प्रोविजनिंग डबल हो गई, दोनों ही चीज़ें खतरनाक होती हैं अपने अपने रूप में। प्रोविजनिंग बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होना ही है, ये तो आप जानते ही हो। जिनके पास स्टॉक है क्या उनको बेच देना चाहिए? बिल्कुल नहीं बेच देना चाहिए, क्योंकि मैं भी नहीं बेच रहा हूँ। नहीं भाई, ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी, क्योंकि ये रिजल्ट देखने के बाद बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से 15% नीचे मिल जाता है, मेरे लिए एडिशन का बढ़िया लेवल होगा। फंडामेंटली एक छोटा सा स्मॉल बैंक है, स्मॉल छोटा ही होता है। चलो इस बात पर लाइक कर देना। तारीफ पे तो बहुत लोग लाइक करते हैं, गलती पे आप लोग लाइक करना प्लीज़। चलो मजाक कर रहा था, प्लीज़ मत सुनिएगा मेरा। इतना गंदा रिजल्ट पेश किया, उसके बाद ऐसा माहौल कैसे मैं बना लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपने लॉसेस को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉसेस को एंजॉय करो, लेकिन जब आप अपने लॉसेस को, अपने गलत डिसीजंस को पार्ट ऑफ द गेम समझने लगो, उस दिन समझ लेना कि आप अब मार्केट में एक मंझे हुए खिलाड़ी बन रहे हो। क्योंकि एक समय ऐसा था मैं अपने लॉसेस को बुक नहीं करता था, खासकर ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग में आप अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, वो आपको काफ़ी समय तक लॉस भी देता रह सकता है, फंडामेंटली उसके साथ कुछ चेंज ना हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर यहाँ पर एनपीए ना बढ़ रहा होता, और एनपीए मैनेजमेंट की क्राइसिस नहीं है, याद रखिएगा, ये रियल मार्केट क्राइसिस है। मार्केट में लोगों को दिक्कतें हैं, बड़े बैंक इसको आसानी से संभाल लेंगे, छोटे बैंकों को तकलीफ है, इसीलिए उन्हें डबल प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले साल के इस क्वार्टर में मात्र 2.5% की का नेट ग्रॉस एनपीए था इनके पास, मात्र 2.5%। नेट एनपीए लेस देन 1% था, यहाँ पर बढ़ा है, तो ऑफकोर्स सी बात है एक ये बुरा साइन है। फंडामेंटली कुछ नहीं बदल गया कंपनी के साथ, इसीलिए मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। जब आप इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, कई सारे फैक्टर्स को जब आप चेक करोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा इस कंपनी को जान करके। लेकिन जो चीज़ जान करके आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, वो मैंने आपको बताया कि रिजल्ट में प्रॉफिट आधा हो गया, बैंक को काफ़ी दिक्कतें हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग पैसा चुकाने को राजी नहीं हैं, वो नहीं देना चाहते हैं पैसा, उनको अपने बिजनेसेस में लॉस हुआ है, वो जिस चीज़ का भी लोन लिए हैं उनको दिक्कतें आई हैं। इवन मैं तो यहाँ देख रहा हूँ ये कि पर्सनल लोन में भी काफ़ी भयंकर तरीके से एनपीए बढ़ा है, और ये ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए एक नेगेटिव चीज़ है, खासकर छोटे बैंकों के लिए। आपने देखा होगा रिजल्ट किसका, आपके प्यारे दुलारे बंधन बैंक का, ठीक है, आरबीएल बैंक का चार्ट आप देखिए, यहाँ पर तकलीफ आपको साफ नज़र आएगी। आप अगर छोटे ही बैंक में बंधन बैंक का चार्ट देखोगे तो भी आपको तकलीफ साफ नज़र आएगी, साफ आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके अलावा भी आप अगर देखोगे, आपका फेडरल बैंक भी यहाँ पर आता है इन्हीं छोटे बैंकों की लिस्ट में, लेकिन ये काफ़ी स्टेबल बैंक है, काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाता है। यहाँ पर कुछ खास डेंट नहीं आया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट आपको दिखा देते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर देखिए ऊपर के लेवल से एक गिरावट आई है। यहाँ पर तो आइडिया का भी कुछ इशू था, लेकिन फिर भी यहाँ पर गिरावट आई है, लोगों को ये भी नहीं पसंद आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, डीसीबी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के हिस्से हो सकते हैं। डीसीबी बैंक को हमने आपको दिवाली पोर्टफोलियो में दिया था, ठीक है, जो लोग वहाँ पर रहे हों, और देखिए दिवाली के बाद कितना बढ़िया इसने मोमेंटम दिखाया था। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमने आपको रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी वाले पोर्टफोलियो में दिया था, वहाँ से कितना बढ़िया भागा था। और दिवाली वाले पोर्टफोलियो में आपका प्यारा था डीसीबी बैंक, इसको हमने आपको दिवाली पे दिया था, शायद 14 नवंबर की डेट थी। जी हाँ, 14 नवंबर यहाँ कहीं आपको रिकमेंड किया था। उसके बाद तो इसने चीर फाड़ मचा दिया था तुरंत ही रिकमेंड करने के बाद, और फिर समय लिया था इसने, इवन हमारे प्राइस पे ही अभी चल रहा है। तो दिक्कत तो है बॉस यहाँ पर, इसीलिए मार्केट इन स्टॉक्स को सम्मान नहीं दे पा रही है। दिक्कत कब दूर होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। मैं इस स्टॉक को नीचे के लेवल पे ऐड ही कर सकता हूँ। दो कारण है, पहला फंडामेंटली मुझे बहुत पसंद है, दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम आया नहीं है। तो यहाँ से अगर फर्दर 10-15% का डाउन साइड मिल जाता है तो हमें लगता है कि एक वैल्यूएबल प्राइस मिल जाएगा, जहाँ पर मुझे लॉट ऑफ वैल्यू मिलेगी कम प्राइस पे करके। तो मैं इस स्टॉक को खरीदना ही प्रेफर करूँगा। करंट मार्केट कंडीशन में आप स्मार्ट डिसीजन लीजिएगा, फिबोनाची वाली वीडियो देखकर ट्रेड लीजिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इंतजार कर लोगे, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये रिजल्ट देखकर ना तो इन्वेस्टमेंट का ख्याल आपको आना चाहिए और ना ही हमको कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में तकलीफ और बढ़े और उस कारण आपको एक बेकार सा प्राइस और देखना पड़ जाए। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आई लाइक करके जाना। नमस्कार।